नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। लोअर लेवल से फिर से संभलने की कोशिश है, लेकिन अभी भी 100 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 23,450 के आसपास। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी गिरावट है 2 दिनों की लगातार तेजी के बाद 381 अंक नीचे, 395 अंक नीचे इनफैक्ट निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है 51,395 के आसपास। इंडिया विक्स सपाट है, एडवांस डिक्लाइन मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में आज है। तो ये है बाजार का हाल। और आज एक्सेंचर के नतीजों के बाद हम देख रहे थे कि आईटी शेयरों में रौनक है, हालांकि ऊपरी स्तरों से वहां पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, चर्निंग हो रही है स्टॉक्स में। और बाजार पर अगर हम प्रेशर बनाने वाले शेयरों की बात करें तो आज आप देखिए रिलायंस का शेयर करीब 2% टूट चुका है और निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। तो निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस ये सारे के सारे प्रेशर बना रहे हैं। सहारा मिल रहा है थोड़ा मोड़ा आईटी स्टॉक से। इन्फोसिस करीब 1.25% ऊपर है, एलटीआई मेंट्री 2% ऊपर है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से हालांकि आईटी शेयर भी तेजी से नीचे आते हुए दिखे हैं। मेटल स्टॉक्स में थोड़ी आज बाइंग जरूर हो रही है। आज जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या फिर हिंडाल्को हो गया, वहां पर आप 1 से 1.25% के आसपास की तेजी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा ये देख लेते हैं कि इस शो में अगले आधे 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। 2:35 पर लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन। इसके अलावा 2:50 पर हम ये 3 बजे जानेंगे कि बाजार खुलने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी खबरें आई हैं और एक्शन कहां पर हो रहा है। 3:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे डीलिंग रूम का हाल, खबर गर्म है। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड और 3:20 पर होगा इवेंट्स टू वॉच यानी कि कल का हाल। देखिए चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार का सेटअप क्या कह रहा है, क्योंकि 23,500 को कल बाजार ने होल्ड किया, आज उसके नीचे ही कारोबार कर रहा है। रेजिस्टेंस साफ तौर पर दिख रहा है 23,600 650 की रेंज में जाकर। डिम्पी बताइए अगले 1 घंटे में क्या कोई फिर से पुलबैक की उम्मीद है? 23,550 के आसपास आने की कोशिश करेगा निफ्टी? देखिए, अगर मैं बाज़ार को पिछले 1 घंटे के हिस्से 2 हिस्सों में बांट दूं तो सिर्फ 20 मिनट लगे। मार्केट पहले भी 120 पॉइंट जा चुका था निफ्टी, और उसको रिकवर करके हर निशान में आने में, फिर से हर निशान में वापस 20 मिनट लगे 120 पॉइंट खोने में। ये क्यों होता है? मार्केट के अंदर जब पार्टिसिपेशन कम होता है आपकी शैलो मार्केट होलो मार्केट हो जाती है। दूसरा पॉइंट, सुबह हमने आपको बताया था कि 90 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी खुला है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि 90 पॉइंट्स के बाद कुछ पॉइंट्स जुड़ेगा भी। हमारा पूर्ण यकीन था और हमने आज डंके की चोट पे बोला था कि आज हमको लग रहा है बाजार के अंदर डिप आएगा और अच्छा डिप आना चाहिए। और मैं बोलूँगा अभी भी मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि डिप से सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए। डिप एग्रेसिव होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, थोड़ा कट बड़ा होना चाहिए, तभी अंदर आ पाएंगे लोग, नहीं तो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। एक और चीज़, आप जब डिप लेके आ रहे हैं ना तो बैक टू बैक बाइंग दिखा रहे हो तो लोगों को वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है। डिप एक सफिशेंट अमाउंट का और एक सफिशेंट लेवल्स का होना चाहिए। हमारे हिसाब से कम 23,300, उसको ब्रेक होने पर 23,000 भी आ ही जाना चाहिए। ये अगर आ जाता है तो आपके पास जो बजट और अभी का जो सिनेरियो है ना, इसके बीच को गैप को भरने में आपको बहुत हेल्प होगी। देखिए, बजट आएगा जुलाई के 3rd वीक तक में, जितनी एज़ पर आवर इंफॉर्मेशन, एज़ पर सोर्स इंफॉर्मेशन है। अभी आप चल रहे हो जून के 3rd वीक में, और अगला वीक अभी डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी आपको क्रॉस करना है, तो भाई बड़ा 1 महीना है। कब में इलेक्शंस की रैली ख़त्म हुई, कब में बजट की रैली शुरू हो रही है, आपको पता ही नहीं चला, आप फील ही नहीं कर पा रहे। भाई आप डिप लाओगे तभी तो भरा जाएगा ना, आप वैक्यूम क्रिएट करोगे, कुछ सामान खाली करोगे तभी तो। अभी तो आप इलेक्शन के मोड से बाहर नहीं निकले थे, आप बोलो बजट का भी खरीदने लग जाओ, कैसे खरीद लेगा कोई आदमी? इतनी रिच वैल्यूशंस पे कैसे कोई सिस्टम के अंदर आ पाएगा? 1-1 के विक्स पे, उस पे पीसीआर पे कैसे अंदर आ पाएगा? 57-58% के एफआईज की होल्डिंग पे कैसे अंदर आ पाएगा? थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा, फोमो फैक्टर से बचिए। मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ। और बाजार खोने में एक ही फटाफट लाता है। पुरानी कहावत है, चढ़ते सीढ़ियों से हैं, आते लिफ्ट से हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो 50-50 पॉइंट करके आपने जोड़े हैं, ये 22,300 से लेके 22,600 तक की चाल में।
ये आपने एक दिन में 300 पॉइंट नहीं जोड़े, इसको पॉइंट्स को 600 तक लाने में आपको पूरा हफ्ता लग गया। और अगर बाजार तोड़ने पे आ गया, सिर्फ आज ही आज में 200 पॉइंट भी तोड़ सकता, अभी तो 120 पॉइंट है। और एक चीज़ आवरली चार्ट पे एक मैं आपको लेवल बता देता हूँ, वो लेवल है 23,440 के आसपास का, जहाँ पे टिपिकली अपना बॉटम बना रहा है। अगर आज ये 23,440 है, मैं बोलूँ डैम श्योर 400 भी ब्रेक कर देना आज में, तो आज में एक सेल ऑफ का ट्रिगर आपकी स्क्रीन पर और आएगा। तो थोड़ी जल्दबाजी ना कीजिएगा, शांति पकड़िए मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपको इस शॉर्ट करना है, मैंने तो खुद ही मना किया शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि एग्रेसिव बुल रन के अंदर है। बट डिप की वेट तो करो भाई, अपने सौदों को जस्टिफाई तो करोगे कि ऐसे ही बिना सोचे समझे उठा के लेते ही जाओगे मार्केट सिस्टम के अंदर से। ऐसे होगा नहीं और ऐसे होता भी नहीं है, और इसमें मेरे इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद भी अच्छे से पता है। खैर, एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि HDFC और रिलायंस 2 बड़े कंटेंडर हैं। इन दोनों पे आज ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर से आज दोनों का कोरिलेशन फिर से दिखा, दोनों एक साथ गिरे, और आज रिलायंस फिर से ज़्यादा गिरा। और सुबह भी मैंने आपको नोटिस कराया था कि रिलायंस ने प्रीवियस डे भी 1.5% का कट मार दिया था। तो रिलायंस 3000 के आसपास आके ना रोक रहा है, और आज डेज लो पे, यानी कि निफ्टी को तोड़ने का बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा रिलायंस को। बैंक निफ्टी का तो चलो ठीक है, वो तो पहले ही इतना चल गया था कि उसका कूल ऑफ होना स्वाभाविक था, कोई बच्चा भी बता सकता है कि कूल ऑफ हो जाएगा। लेकिन निफ्टी के क्रैक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। और अब आप देखिए, मैं स्क्रीन पर जब बोल रहा हूँ ना, तो 440 वाला लेवल ब्रेक हुआ है। आई होप कि बाज़ार के अंदर गिरावट थोड़ी और बढ़नी चाहिए ताकि रूम मिले आपको। और मैंने आपको सुबह नोटिस शुक्रवार के हिसाब से भी कराया था कि हफ्ते भर की पोजीशंस हैं मार्केट में सेटल होने के लिए आएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सुबह पुट कॉल रेशो दोनों का 1 के ऊपर चल रहा है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि रिटेल के पास और डीएस के पास ऑलरेडी माल 50% से कम आ चुका है, और वो वापस से आएंगे। वो वीक हैंड्स हैं सिस्टम के, खासकर रिटेल वीक हैंड्स होगा सिस्टम का। ऊपर पे जो ले रहा है वो कमज़ोर कर रहा है बाज़ार में। ठीक, तो अब मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेते हैं। बाजार देखते ही देखते 160 पॉइंट नीचे आ गया है, और यही बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले नोटिस करा था कि गिरावट बढ़ेगी 120 से 160 पॉइंट, 40 पॉइंट तो और धो दी हमने। राजेश पालविया, अमोल अठावले, मितेश पंचाल, ये तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लग रहा आपसे बातचीत करके, और आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। भारत का ऐसा अनमोल ज्ञान जो सबके पास होना ही चाहिए, है भी और होगा भी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आज आप तीनों टी शर्ट में हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वैसे भी सब हेल्दी और वेल्दी तो हैं ही, और अगर आप योग नहीं करते, मेरी तरह थोड़ा कम करते हैं, तो आज हमारे लिए सबके लिए लेसन्स है, और अगर करते हो तो ये उत्साहवर्धक वाली चीज़ है। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो गिरावट आ रही है राजेश सर, मेरे को सिर्फ आपसे इतना पता करना है, 23,300 की वेट कर ले आएंगे ना 23,300 तक, 100-150 पॉइंट और गुंजाइश है। भाई सस्ता करोगे तभी तो अंदर आएंगे लोग, ऐसे कैसे आएंगे अंदर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। और आप योग करते रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और इसी तरह वेल्थ अर्न करते रहें, यही शुभकामनाएं रहेगी आज के दिन। तो बिल्कुल देखिए, सस्ता होगा तो ही बिल्कुल नई एंट्री मिलेगी। हालांकि बाजार एंट्री बड़ी मुश्किलों से दे रहा है। हमने देखा पिछले भी दिनों में जो भी छोटी मोटी डिप मिलती है वहां पे बाजार में बायर्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और जहाँ पे भी मौका मिलता है वहां पे बिल्कुल बाइंग आ जाती है मार्केट में। जरूर ये थोड़ा सा ट्रिकी होते जा रहा है मार्केट। अगर हम देखें तो कंफर्टेबली मार्केट 23,500 के ऊपर अभी भी सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा है। बार बार अटेम्प्ट जरूर कर रहा है उसके ऊपर जाने की, लेकिन उसके ऊपर क्लोज करने में अभी भी कामयाब होते हुए नहीं दिख रहा है। एक्सपायरी वीक है, काफी बड़ी रैली ऑलरेडी हमने देखी है मार्केट में। अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली बेसिस पे अभी भी 23,500 के ऊपर हम क्लोज नहीं हो पाए हैं। तो हमें लगता है कि ये 23,500 का लेवल एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिक्कत रहेगी इंडेक्स में। यहीं पे एक सप्लाई बना हुआ है, तो इसके ऊपर जाएगा 23,500 23,600 की रेंज में। कॉल राइटर्स का जमावड़ा है, तो वहां पे हमें लगता है कि सप्लाई आता रहेगा। अब आज हम 23,400 के बिल्कुल नजदीक आते हुए ट्रेड कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे जो पुट राइटर्स ने भी अपना पोजीशंस राइटिंग पोजीशंस बनाया, वो 23,400 पे ही मैक्सिमम बनते हुए दिखा है। उसके बाद 23,300 है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि 23,300 जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। अब 14 पॉइंट ही बचा है। अगर ये 23,400 छोड़ देता है लेवल, तो बिल्कुल फिर नेक्स्ट लेवल 23,300 की तरफ खुलते हुए दिखेगा।
हालांकि दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में, ये हेल्दी साइन ही है। अगर मार्केट 23,300 की तरफ भी जाता है तो डरने वाला कोई साइन नहीं है, बिल्कुल वहां पे बाइंग का ही व्यू रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की तो रणनीति है, और ट्रेडर्स के लिए 23,400 क्रिटिकल लेवल है अब यहाँ पे। अगर ये टूटता है तो 23,300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, ऊपर में 23,550 रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक इम्पोर्टेंट लेवल 51,500 का के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हालांकि ये 51,500 पे जो पुट बेस था, 51,400 पे जो पुट बेस था, उसको अभी भी वहां पे देखें तो कवरिंग अभी नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक आते हुए दिख सकता है, बट अभी जिस तरीके से 51,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है पॉसिबिलिटी है कि ये 51,200 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है इस बैंक निफ्टी स्पॉट की अगर हम बात कर रहे हैं तो। हायर साइड पे अब इसके लिए जो मेजर चैलेंजिंग लेवल बना हुआ है वो 51,700 का। जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट 51,700 क्रॉस नहीं करती, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अब एक्सपायरी वीक में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और कंसोलिडेशन रहेगा 51,200 से 51,700 की रेंज। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के लेवल्स, निफ्टी के लेवल 23,500 पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है फिलहाल राजेश जी को। और ऊपरी स्तर से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो तकरीबन इस वक्त 225 अंक नीचे ये कारोबार कर रहा है 23,450 के आसपास। चलिए, तो इंडेक्स पर तो ये व्यू हो गया आपके लिए, लेकिन अब सीधे सीधे आ जाते हैं सौदों पर, शेयर पर आ जाते हैं और अपने सभी एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं। नितेश जी नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आप तेजी करने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट, सॉरी गुड आफ्टरनून टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पे सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है। सबसे पहले है डीमार्ट। अगर आप डीमार्ट का चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे हार्ड ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर, और 4900 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है। तो 4800 का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 5200 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 5400 का। दूसरा स्टॉक है पंजाब केमिकल। अगर आप पंजाब केमिकल पिछले एक वीक से केमिकल स्टॉक्स के अंदर बहुत ही एक शानदार बढ़त देखने के लिए मिली है, और 1380 के ऊपर पंजाब केमिकल में कंफर्मेशन मिला है सिस्टम और मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे एट द करंट CMP 1411 पे बाय करने की सलाह रहेगी पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में, जहां पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1300 का। पहला टारगेट रहेगा 1600, दूसरा टारगेट 1700, और तीसरा और आखिरी स्टॉक है HLE ग्लासकोट। दोनों जो प्रमुख स्टॉक है ये श्रृंखला में, जो GMM फॉडर और HLE ग्लासकोट, वो दोनों में एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। लेकिन सिस्टम और मैथड ने HLE ग्लासकोट के ऊपर अभी मोहर लगाई है। तो HLE ग्लासकोट 460 के ऊपर वीकली और मंथली के हिसाब से कंफर्मेशन मिला है। तो यहाँ पे 440 के स्टॉप लॉस से आपको HLE ग्लासकोट लेना है, जिसमें पहला टारगेट रहेगा 520 का, दूसरा टारगेट रहेगा 550 का। 3 शेयर HLE ग्लासकोट 520 और 550 के टारगेट के लिए, दूसरा शेयर है पंजाब केमिकल्स, लगातार मोमेंटम है 1100 रुपए के भाव से ही, अब 1400 रुपए के ऊपर इसका भाव निकल गया है। और 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट में, वहां पर भी आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है नितेश जी की तरफ से। अमोल जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? जी नमस्ते। आई थिंक अगर हम ब्रॉडर मार्केट देखते हैं तो ब्रेकआउट्स इतने काम नहीं आ रहे और मार्केट एक सीमित दायरे में चल रहा है। तो मैंने जो स्टॉक पिक किए वो सपोर्ट के आसपास है, और जो चले नहीं है और जहाँ पे रिवर्सल आना ड्यू है, ऐसे स्टॉक पिक किए थे। हिंदुस्तान जिंक मुझे एक अच्छा लग रहा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 670 के आसपास चल रहा है। 725 और 735 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और 647 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है और टारगेट भी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड ही रखा है मैंने। चला नहीं है काउंटर। आई थिंक एक बड़ा करेक्शन स्टॉक ने कंप्लीट किया है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। अगर ये टेक्निकल सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। और दूसरा मुझे BEML एक अच्छा लग रहा है 4400 के आसपास। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये 4700 4750 तक जा सकता है, और 4270 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था,
रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे टेक्निकल बाउंस बैक ड्यू है, या बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ा वोलाटाइल है, इसके लिए दोनों स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, BEML और हिंद जिंक, ये दो कंपनियां अमोल जी की तरफ से। हिंद जिंक की बात करें तो कल भी अच्छी तेजी थी, आज उसमें कंटिन्यूटी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। 3-4% ऊपर ये शेयर है, कल 5-6% की बढ़त हमने देखी थी। 670 रुपये का इसका भाव हो गया है, लेकिन 725 और 735 रुपये का टारगेट आपको इसमें रख के चलना है, 647 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश जी, आपके तो 3 शेयर होंगे, क्या तीनों के तीनों खरीदारी वाले हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, एज यूजुअल 3 शेयर ही हैं और तीनों खरीदारी के हैं आज। पहला स्टॉक JSW इंफ्रा, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले इस स्टॉक में। स्टॉक ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से 3 दिनों के एक स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद वापस फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा। हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और अगर हम देखें तो बहुत सारे इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में आज वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो JSW इंफ्रा पे बुलिश व्यू है, 330 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब 308 का। डिस्क्लेमर होगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज मॉर्निंग में रिकमेंड किया है 330-340 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस है, और उसमें जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अब जिस तरीके से स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को वापस से पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, तो एक करेक्शन के बाद वापस से स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। मेटल स्पेस में भी देखें तो पिछले 1 घंटे में देखें तो मेटल स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है मेटल स्पेस में। यहाँ पे जिंदल स्टील में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टारगेट आ सकते हैं करीब 1120 तक के, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1065 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें बायोकॉन पसंद आ रहा है। ये स्टॉक अब अपने एक्सपायरी के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, और ये सीरीज के अंतिम पड़ाव पे स्टॉक वापस अपने स्विंग हाई को वापस से रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी यहाँ पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है, जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं इसके थ्रू आउट द सीरीज। यहाँ पे हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक 355-360 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो बायोकॉन पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 339 के आसपास। ठीक है, तो तीनों के तीनों शेयर्स हो गए। एक्सपर्ट्स के सभी शेयर्स आपने नोटिस कर लिए होंगे। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी का चरम इस तरह से है कि 150 पॉइंट निफ्टी टूटने के बाद फिर से 70 पॉइंट आ गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये विक्स का कमाल नहीं है। विक्स तो बेचारा शांत पड़ा आज, उसमें तो 1% का उतार चढ़ाव नहीं है। फिर ये किसका कमाल है? ऐसा क्या हो रहा है कि 150 पॉइंट में से 70 पॉइंट पता भी नहीं लग रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। आप बैंक निफ्टी के अंदर 150-200 पॉइंट तक चेक भी नहीं कर पा रहे कहाँ जा रहे हैं। ये शैलो मार्केट की पहचान होती है, ओपन इंटरेस्ट लो की पहचान होती है। ये टिपिकली एक्सपायरी के आसपास ऑप्शंस ट्रेडर्स की एग्रेसिवनेस की पहचान होती है, तो जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। बट थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। मैं फिर से बोलूँगा कि मार्केट के अंदर इस डिप की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिएगा। डिप आ जाने दीजिए, अच्छे से डिप आ जाने दीजिए। सुबह हमने रिग्रेसली मना कर दिया था कि पहले तो आपके पास चॉइस थी, लेकिन अब कंपलसरी डिप की रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी, ऐसा समझिए आप। खैर एनी हाउ, हम आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, और मेरे को लग रहा है जो डिप है वो काफ़ी हद तक काम भी कर रहा है। 400 तक तो आ ही चुका है। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं, और कुछ बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशी, नमस्ते। बताइए सर, आप क्या मार्केट के अंदर रीड कर रहे हैं और कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड है आपका? नमस्ते डिम्पी। देखिए, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि मार्केट में एक डिप वैसे ही ड्यू है। हालांकि फिलहाल ये डिप शॉर्ट एंड स्विफ्ट ही हो रहे हैं, बट हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में एग्जैजरेट होती हुई नजर आए इन द कमिंग वीक्स टाइम। आईटी स्टॉक्स पे थोड़ी सी नजर है हमारी, बट थोड़ी बेरिश एंगल से है। आज आईटी इंडेक्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप कुछ स्टॉक्स देखें तो ऑफ द डेज हाई चल रहे हैं। हो सकता है कि जो ये रैली आई है ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज हो, और यहाँ से थोड़ी सी और नरमी आपको इन स्टॉक्स में देखने मिले। HCL टेक हमारे रेडार पे है। हमें लग रहा है यहाँ से 1400 का जो सपोर्ट जोन है उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो 1440 का जो पुट ऑप्शन है वो करीब 15 रुपए के आसपास बाय करें। 25 और 35 के टारगेट के लिए एक स्टॉप लॉस लेके चले 5 के करीब। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 7000 का मुनाफा हो सकता है इसमें, और 3500 का लॉस हो सकता है।
तो आईटी में थोड़ा सा बेरिश व्यू, HCL टेक का 1440 वाला जो पुट ऑप्शन है इसको अपने रेडार पर रखें। 1440 वाला जो आप पुट ऑप्शन बता रहे हैं वो करीब 15 का। अच्छा सर, ये 27 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी वाला ही है ना, जून वाला है ना ये तो? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, इसीलिए प्रीमियम्स भी सस्ते मिल रहे हैं और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफी फेवरेबल मिल रहा है। भले ही अमाउंट थोड़े छोटे लग रहे हो, बट ये आने वाली जो मंथली एक्सपायरी है उसी के लिए। नहीं ठीक है सर, आपका मैं इस पॉइंट के साथ मैं एग्री करता हूँ। देखिए आज सुबह भी हमने सुबह ये खुद भी नोटिस कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ आईटी ही ऐसी चीज़ें है, अगर आज आईटी को आप रोक दोगे ना, मतलब बढ़ने से आज आईटी रुक जाता तब भी बाजार को गिरना तय था, और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। आईटी ने सुबह सुबह के जो हाइज बना दिए सो बना दिए, उसका सिर्फ रुक गया, लाल निशान में नहीं आया ज़्यादातर शेयर, रुक गए। तो आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी भर भर आके गिर जाए, मतलब और भी गिर सकते थे अगर थोड़ा बहुत और गिरावट एक्सटेंड हो जाती तो। लेकिन मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूं कि शायद आईटी ही एक और वजह बन सकता है हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन ये 23,300 तक निफ्टी को लेके आने में सक्षम भी है। तो ये पुट हमने आपके लिए लिख दिया, स्टॉप लॉसेस टारगेट किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं सामने लिखे हुए हैं, आप इसमें कोई बदलाव ना कीजिएगा। 7,000 तक का गेन, 3,500 का लॉस, अगर स्टॉप लॉस और टारगेट हिट होता है तो रेंज के अंदर का कारोबार है, रेंज के अंदर ही आप ट्रेड कीजिएगा, आराम से ट्रेड कीजिए, कोई ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज का सौदा बताने के लिए। हमने नोटिस कर लिया HCL टेक की पुट और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी, ताकि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन टाइट रहे कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में पैसा खो देते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि मार्केट में खबर ये चल रही है कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, देखते हैं कैसे बढ़ता है टैक्स। अगर बढ़ गया तो फिर ये मार्केट के लिए थोड़ा डैम्पनर हो सकता है। आगे बढ़े, कुछ और सौदे समझ लें जरा, मार्केट के अंदर कहाँ पे आज बज़ है या कुछ है। एक शेयर ना मैंने निकाल रखा है एक्चुअली में, वो मेरे को पता करना है इनसे, मितेश पांचाल से। वो मैंने एक्चुअली उन्हीं के सिस्टम मेथड के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है शेयर। मितेश भाई आपके जैसे हम इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक शेयर जरा देखिए, मुरुदेश्वर सेरामिक्स नाम की कंपनी है, मुरुदेश्वर सेरामिक्स नाम की कंपनी, एक बार जरा दिखा पाएंगे? सेरामिक्स की कंपनी है, जैसे कजारिया है वैसे ही ये 51 रुपये 30 पैसे के आसपास का चल रहा है सर ये शेयर। आप इसको आवरली पे चेक कर लो, आप इसको डेली पे चेक कर लो, आपको ना शेयर थोड़ा ठीक दिखेगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये RSI के हिसाब से। और एक चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ टिपिकली कल परसों। मुरुदेश्वर की स्पेलिंग बता दूं प्रोड्यूसर साहब? MURU लिखो, मुरुदेश्वर आ जाएगा अपने आप ही आपके स्क्रीन पर, MURU लिखो आप। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मितेश जी जरा आप एक बार देखें तो स्टॉक जो है वो उसका जो रिसेंट हाई उसने बनाया है फॉर द वीक एंडेड 31st of October 2023 अराउंड 71 लेवल, वहां से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और स्टॉक ने रिसेंटली जो उसका बॉटम बना है अराउंड द लेवल ऑफ 40, वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से वर्क करेगा। लेकिन डीपीजी यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न सिर्फ एक ही है और वो ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही थिन है और लो है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था ऑन 31st of October, अगले वीक का जो लो था वो 40 रुपीज 10 पैसा था फॉर द वीक एंडेड 29 September 2023। 40 रुपीज से एक ही वीक में 71.50 हो गया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और उसके बाद जो है उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ, बहुत ही थिन वॉल्यूम हुआ और अभी जो है वो स्टॉक अराउंड कल का जो क्लोज है 48.65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें लेना है सबसे पहले तो कम क्वांटिटी रखिएगा क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, और अगर लेना ही है तो इसका ब्रेकआउट सिस्टम और मेथड के हिसाब से आता है 4390 के ऊपर, जो 31st of May 2024 का हाई था। तो इट्स अ कंडीशनल बाय ओनली अबाउट 5390। अगर डेली के ऊपर 5390 के ऊपर क्लोज आता है तभी जाके ये ट्रेंड का जो है वो मोमेंटम एक्सटेंड होगा और 71 के तरफ जाएगा। सो कंडीशनल बाय है 5390। अगर 5390 के ऊपर डेली चार्ट में बंद आता है तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा 48 का और टारगेट रहेगा जो अर्लियर है वो 7150 का। ठीक है सर, कुछ कंडीशंस आपने डाली है, लेकिन जब आप बोल रहे थे ना ये शेयर चल भी रहा था, आपको मैं वैसे बता देता हूँ अब ये 0.7% ऊपर आ चुका है और 52 रुपये 20 पैसे हो गया, जिससे मैंने आपसे पता किया था 51.50 था। 70 पैसे की तेज़ी तो मात्र आपके बोलने से आई है और मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज में अगर ये कुछ नहीं भी हुआ ना तो क्लोजिंग करते करते 54 का रेट भी
आपको स्क्रीन पर दिख सकता है। बट आपने जो कंडीशंस डाली हैं वो सारी की सारी कंडीशंस हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये मैंने चार्ट अपनी स्क्रीन से नोटिस करवाया। मैं इस चैनल की बात कर रहा था जो चैनल का टिपिकली ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव वॉल्यूम और सब दिख रहा है और यहाँ तक तो ड्रैग मारेगा ही। तो ये 59 तक का टारगेट, देखते हैं क्या होता है। सर ने ऑलरेडी आपको अच्छे से गाइड कर दिया, आप उन्हीं के कहे पे ही चले। आगे बढ़े, अब अभिषेक के पास चलते हैं, वो आपको आगे की जानकारी देंगे और शायद जीएसटी के रिगार्डिंग कोई खबर भी है, वो भी ज़रा समझते हैं। डिम्पी, आज हम देख रहे हैं कि जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस या फिर जीआईसी आ रही, 2 से 4-5% के आसपास तक की दोनों में तेजी हो। और दरअसल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें जनरल इंश्योरेंस को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या ये फैसले हो सकते हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं, जो कि इंश्योरेंस को बहुत ही करीब से, बहुत ही बेहतर ढंग से ट्रैक करते हैं। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक का जो इंतजार है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां लंबे वक्त से कर रही थी और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई कुछ इश्यूज़ है जहां पर उनको टैक्स डिमांड के नोटिसेज आ रहे हैं, तो वहां पर उम्मीद कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कोई रिलीफ मिलेगी। क्योंकि हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो इससे लग रहा है कि 2 बड़े जो मुद्दे हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के, एक तो है कि सैल्वेज वैल्यू डिडक्शन, यानी जो आपकी मोटर गाड़ी होती है उसका दुर्घटना के बाद जो क्लेम दिया जाता है और जो सैल्वेज होता है जो किसी काम का नहीं होता है, उसके क्लेम डिडक्शन पर जो जीएसटी है वो इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों को उसके जीएसटी से जुड़ा हुआ नोटिसेज मिले हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड को पिछले साल 273 करोड़ रुपए का नोटिस मिला था सैल्वेज वैल्यू से जुड़ा हुआ। तो इसी पर इंश्योरेंस कंपनियों को एक क्लैरिटी मिल सकती है। हालांकि रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा सैल्वेज वैल्यू डिडक्शन का जो एक नया मास्टर सर्कुलर भी निकाला गया और उसे समाप्त करने का ऐलान किया गया, लेकिन पिछले कई सालों के जो इंश्योरेंस कंपनियों के बकाया टैक्स डिमांड है उस पर अगर क्लैरिटी मिलती है तो इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। इसके अलावा को इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उस पर जीएसटी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियां लंबे वक्त से सफाई मांग रही है। 15,000 करोड़ रुपए के जो नोटिसेज हैं वो 20 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों को भेजे गए हैं। अलग अलग जो जीएसटी डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो इसको लेकर कंपनियों के द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख अपनाया गया था, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि को इंश्योरेंस पे अगर जीएसटी लगाया जाएगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो ये 2 इशू हैं जिस पर इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर थोड़ी क्लैरिटी मिल सकती है। इसके अलावा एक और जो हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगता है, तो वहाँ पर भी मांग की गई है कि उसे 18% से 12% तक लाया जाए। लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो 2 बड़े मुद्दे हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी टैक्स डिमांड के नोटिसेज आए हुए हैं, सैल्वेज वैल्यू डिडक्शन और को इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी, वहां पर जीएसटी काउंसिल के अंदर सफाई मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो ये बड़ी खबर इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर, जनरल इंश्योरेंस को लेकर। और वैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस में हम कल भी तेज़ी देख रहे थे, वहाँ पर नए सीएमडी की अपॉइंटमेंट किया है सरकार ने और आज भी हम देख रहे हैं कि वहाँ मोमेंटम बना हुआ है। वैसे अलग अलग सेक्टर की अलग अलग डिमांड्स हैं और फर्टिलाइज़र को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से जीएसटी हटाया जा सकता है, कुछ फैसला हो सकता है। फिटमेंट कमेटी ने अपने कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं, सिफारिशें दी हैं। देखते हैं कि कल होता क्या है, कल क्या फैसले लिए जाते हैं। नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक में, वैसे काफ़ी टाइम हो गया जीएसटी काउंसिल को लेकर खबरें आई नहीं हैं, तो कल इंतज़ार ज़रूर रहेगा। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन जानकारी लेकर आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से कुछ बजिंग बेहतरीन आपके कमाई वाले ट्रेड्स लेकर हाजिर होंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ा ही स्पेसिफिक रही है ये जो मुर्देश्वर सेरामिक्स मैंने आपसे पूछा था ना अभी मितेश सर, ये एक्चुअली इसके पीछे का पर्पस ये था कि जो बजट ओरिएंटेड चीज़ें हैं ना सिस्टम में, वो धीरे धीरे करके ना पकड़ पकड़ के देखी जा रही हैं।
और जो मृदेश्वर सेरेमिक्स था वो आपके बोलने के बाद अभी 53 हो गया था, वापस अभी 52-80 के आसपास चल रहा है, मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा रखा है। और इसके अंदर आज वॉल्यूम थोड़ा और दिनों के मुकाबले ज़्यादा है। एक और चीज़ जो बजट से ही जुड़ी हुई थी, मैंने आपको सुबह भी नोटिस कराया था कि हमारे पास थोड़ी पुख्ता जानकारी है कि शूज़ वाली कंपनीज़ को लेकर मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकता है। सुबह खादिम इंडिया करीब बाकायदा 14% ऊपर गया। अभी भी आप देखो मार्केट के अंदर कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन वो 10% अभी भी हरे निशान में बना हुआ है। आपको एक और शेयर भी सुबह मैंने नोटिस करवाया था, वो था स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अंशुल जैन से भी हमने पता करवाया था, उन्होंने कहा हमारी वॉच लिस्ट में भी है। ये शेयर भी इस आज के उतार चढ़ाव में बिल्कुल नहीं टूटा, 8-8.5% बाकायदा ऊपर है। मैं फिर से कहता हूँ, आप ईटीना स्वदेश लगातार देखते रहिए। छांट के शेयर हम ढूंढ के लेके आते हैं आपसे। मेरा तो जितना नेटवर्क है मैं सब इस्तेमाल करता हूँ और आपके लिए बेहतर शेयर्स लेके आता हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम किया कीजिएगा, लेकिन शेयर अच्छे आपको मिल जाएंगे, इसकी कम से कम गारंटी ज़रूर है। आशीष महेश्वरी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी ज़रा स्वागत करते हैं। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आशीष भाई की खूबी बता देता हूँ सभी पैनलिस्ट को। आशीष भाई हमारे बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, बड़े ही सौम्य हैं और इनसे आप कुछ भी पूछो, पहली बात तो एक ये नहीं कहेंगे कि कभी मैं इस कंपनी को ट्रैक नहीं करता या इसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो ये चलते फिरते मार्केट के विकिपीडिया हैं, ये बात तो तय है। दूसरा पॉइंट, अमूमन इनका क्वार्टरली नंबर्स की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रहती है, इनको ज़्यादातर क्वार्टरली नंबर्स याद रहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसी भी तरह से आप कैसे भी घुमा फिरा के इनसे सवाल पूछ लो, इनको जो अपनी इंटेलिजेंस से बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में बिलीव करते हैं। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको तो योग करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इतने डिसिप्लिन्ड है, फिजिकली भी और लग रहा है और मेंटली भी अच्छे से डिसिप्लिन्ड है ना। तो सर ज़रा मेरे को बताइएगा आपके इंटेलिजेंस से मार्केट के अंदर क्या कह रही है। अगर बजट के ही हिसाब से मार्केट में ख़रीदारी करनी है तो कौन सी पॉकेट बची हुई है अभी? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जो एक मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का अभी दौर शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन ये कंसोलिडेशन बिल्कुल बाजारों में अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ओवर हीटिंग हो रखी है मार्केट में, तो थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है, प्लस ट्रेडर थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, अग्रेसिवली पोजीशन नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो सेक्टर ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं जैसे डिफेंस सेक्टर हुआ या पीएसयू स्टॉक्स हुए, वो थोड़ा सा एक ब्रीदर ले रहे हैं या कूल डाउन हो रहे हैं। और ये कि एक हेल्दी साइन भी है। बट मेरा मानना है कि अभी कोई बहुत ज्यादा सेक्टर रिसर्च करने के बजाय या बहुत अननोन सेक्टर आइडेंटिफाई करके कि वो बजट में क्या आउट परफॉर्मेंस रहेगा, मेरा मानना है ट्रेडिशनल जो सेक्टर हमेशा बजट से बेनिफिट होते रहे, उन्हीं सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक हाउसिंग एक सेक्टर है जहाँ पे बिल्कुल बैठी जा सकती है, जो भी कंपनियां हाउसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करती है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, पेंट हो, वहां पर हाउसिंग फाइनेंस हो, ये कंपनियों को बिल्कुल नजर में रखना चाहिए। इसके अलावा मेरा मानना है जैसे रेलवे का बजट भी में भी थोड़ा सा स्लाइड इजाफा देखने को मिलेगा, और जो अभी वेस्ट बंगाल में एक इंसिडेंट भी हुआ, उसके बाद आप देखेंगे जो कवच का इम्प्लीमेंटेशन है, जो सिर्फ 1500 किलोमीटर का पूरे इतने बड़े कंट्री में है, उसको भी कैसे बूस्ट किए थे, उसके लिए भी कई स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो एचपीएल पावर या नेक्स्ट माइक्रो जैसी कंपनियों पे भी बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और तीसरा मेरा मानना है, क्योंकि डिफेंस में भी इस बार बजट एलोकेशन ज्यादा आएंगे, नए ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है, जब इनको हायर एलोकेशन होगा तो आप देखेंगे 3 महीने में जो क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आचार संहिता के कारण से बहुत बड़े ऑर्डर्स इशू नहीं हुए, तो वो ऑर्डर्स का भी अलॉटमेंट होगा। तो बीईएल है या आपका बीडीएल है और एचएएल है, इन जैसे स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। तो मैं अभी भी कोई लीग से हटके सेक्टर आइडेंटिफाई करने के फेवर में नहीं। ठीक है, अगर मोमेंटम अगर बना रहे, अगर वहाँ पर कैपेक्स होता रहे, सरकार का फोकस रहे, तो फिर हर्ज क्या है। ये जो सेक्टर्स बताए हैं आपको आशीष जी ने, डिफेंस वाले शेयर्स इसमें हैं, इसमें पीएसयूज़ हैं, हाउसिंग से रिलेटेड कंपनीज़ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और निश्चित तौर पर हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े ऐलान ज़रूर होंगे। डिफेंस को लेकर सरकार का जो थ्रस्ट है वो बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें कंसर्न एक रहता है कि अच्छा क्या वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, तो उसका भी आपको शेयरों के लिहाज से जवाब मिल गया कि नहीं, ये शेयर अभी भी आपके लिए ठीक है। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, 3:05 हो गए इनफैक्ट। अब हमारे खास सेगमेंट
मार्केट एट 3 का वक्त हो गया है, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि बाजार खुलने के बाद किन शेयरों में एक्शन बढ़ा है, क्या खबरें आई हैं। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, बताइए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खबर ये है कि कहीं पे कंपनी को जो है वो करार किया है एनटीपीसी के साथ, और इसके दरमियान कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जहाँ पे कंपनी मॉडर्नाइजेशन करेगी एक प्लांट का। इसका अगर ऑर्डर साइज़ की बात करें तो कहीं पे 243 करोड़ का ये ऑर्डर है, जो कि 33 मंथ्स में एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर हम बात करें खासियत की, तो अगर Q4 FY24 के ऑर्डर बुक की बात करें तो कहीं पे कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो जो था Q4 में वही कहीं पे 262 करोड़ का था, तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो एक अच्छा ऑर्डर जो है वो बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। अगली बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के MOU साइन किया है कंपनी ने अभी जिंक बैटरीज को डेवलप करने के लिए कंपनी ने यूएस के एक कंपनी के साथ, एयरसीर नाम की कंपनी के साथ जो है करार किया है। इसके चलते हुए कंपनी जो है जिंक सप्लाई करने वाली इसी कंपनी को, और इसी के चलते हुए हिंदुस्तान जिंक में आज हमने देखा कि एक तेज़ी भी देखने को मिली थी शेयर प्राइस में। अगली बात करते हैं पावर ग्रिड की, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी ने जेवी साइन किया है राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। इसके जेवी के अंतर्गत कंपनी कहीं पे इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो डेवलप करने वाली है, और इसी के चलते हुए पावर ग्रिड पे भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। अगली बात करते हैं TCS की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें तो कंपनी ने जेरोक्स के साथ जो है वो विस्तार के लिए टाइप किया है। जेरोक्स के IT ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी उसको हेल्प करने वाली है TCS जो है वो, और जेरोक्स के आगे के IT ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं पे जेन AI का भी यूज़ TCS जो है वो करने वाली है, और इसी के चलते हुए TCS पे भी नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में बात करते हैं मिसेस बेक्टर्स फूड की, क्योंकि कंपनी के मीटिंग के दौरान कंपनी ने 400 करोड़ तक के फंड जो है वो रेज करने का जो ये था प्रपोजल था वो पास किया है। अगर हम शेयर में बात करें तो एक गिरावट देखने को मिली थी शेयर के प्राइस में, बट ज़रूर ये बेसिस पे हम इस कंपनी पे भी नज़र रखेंगे। तो खबरों के दम पे ये सब कंपनीज़ पे नज़र रखना आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में ये सब कंपनीज़ में हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये तमाम कंपनीज जहां पर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। गौरव, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि जो रेलवे वाले शेयर हैं ना, वो चल रहे हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ गिरते हैं, और मूव्स भी बड़े बड़े आते हैं। आप RVNL, रेलटेल, राइट्स, इन कंपनीज को अगर देखेंगे तो वहाँ पर तेज़ी है। शुरुआती सत्र में हम देख रहे थे कि IRCTC में भी तेज़ी थी। राजेश जी, रेलवे में कहीं कोई ट्रेड के मौके हैं क्या? रेलटेल देखिए 10% ऊपर है, IRCTC में भी हम देख रहे थे 1000 रुपए के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और वहां पर भी तेजी हो रही है। कहीं कोई मौका बन रहा है रेलवे में? तो अभी देखिए, दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं, एक तो रेलटेल और एक RVNL। ये दोनों स्टॉक हमें टेक्निकली पसंद आ रहे हैं। स्टॉक में, दोनों स्टॉक्स में ऑलरेडी यहाँ पे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। तो रेलटेल की बात करें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से अब वीकली कैंडल बनी है और स्टॉक अब कंफर्टेबली 470 रुपए के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 510 515 की तरफ। वहीं अगर RVNL की बात करें तो यहाँ पे भी पिछले 5-6 दिनों के एक नैरो प्राइस रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। पूरे रेलवे स्टॉक्स में आज एक मोमेंटम बना। इवन हम टीटागढ़ को भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी है। तो हमें लगता है ये थीम टुवर्ड्स बजट तो बिल्कुल बनते हुए दिखेगी। लॉन्ग टर्म चार्ट सभी स्टॉक्स के बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहे हैं। RVNL में भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे 402 का, अपसाइड के टारगेट 440 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, RVNL और रेलटेल, इन दोनों शेयरों में तेजी के मौके आपके लिए बन रहे हैं। ऑटो इंसिलरी स्पेस से लगातार बजिंग है और अलग अलग रोज के स्टार होते हैं। JT EKT, मितेश जी आप जरा चेक कीजिए। सोनाको पहले इसका नाम था, JT EKT। बेहतरीन वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। शेयर में 6-7% के आसपास की मजबूती है। 205 रुपए का भाव है। क्या नई खरीदारी करें, और इसमें आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? अगर जिसके पास अगर ये शेयर पड़ा हुआ हो तो क्या उसको होल्ड करके रखे अभी? नहीं, डेफिनेटली अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा शेयर विद इन द ऑटो इंसिलरी आपने चुना है। यहाँ पे कंफर्ट वॉल्यूम साइड से बहुत ही आ रही है, बोथ वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर, और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 202 वो भी आज क्रॉस किया है, और ऐसे मार्केट में उसके ऊपर सस्टेन भी किया है। तो हमारे हिसाब से अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसको रख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री आप नया ऐड भी कर सकते हैं 205 लेवल्स। वी आर ऑफ द व्यू के यहाँ से अगर नई जो भी पोजीशन ऐड करते हो उसमें 195 का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर कंटिन्यू करो तो बहुत ही जल्द विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और सो
230 से 250 के लेवल्स ये स्टॉक्स में अचीव हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक जबरदस्त रैली आ सकती है। रीजन बीइंग इज दिस दैट के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 202 का था, उसके ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगला जो पड़ाव है वो 220 और 230 का है। तो डेफिनेटली आज या फिर अगले हफ्ते हम लोग 230 का लेवल ऊपर की साइड में टेस्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी इंडाइसिस के अंदर अभी कुछ है नहीं, इंडाइसिस थोड़े अलग ही मूड में दिख रहे हैं आज आप देखिए, ना वो टूट रहे हैं ना वो चल रहे हैं। जैसे ही हरे निशान में आने को होते हैं वापस एक ड्रैग लगता है, और जैसे ही ड्रैग लग रहा है वापस से एक पुल बैक आ रहा है। और ये एक बार नहीं, ये 2 बार हो चुका है। ये ऑप्शंस में भी हो रहा है। चलो फ्यूचर में वो समझ में आता है, ऑप्शंस में तो प्रीमियम वैल्यू खाई जाती है ना। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, फिर 2 दिन का एक्सटेंशन छुट्टी हो जाएगी सैटरडे संडे की। तो लेकिन ये कॉल पुट में भी हो रहा है, और बड़ी हैरानी की बात है कि एट द मनी में ही हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है। थोड़ा सावधान रहिएगा, बस उतार चढ़ाव काफ़ी स्पीड से है मार्केट के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा खबर गरम है, हमारा एक सेगमेंट है। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए पता करते हैं आज कौन सी न्यूज़ है। शरद, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है खबर बताने का और हिट होने का वो काफ़ी अच्छा, और वो जल्दी खबरें हिट हो जा रही है। कहने का मतलब है कि अगर आज बताई जा रही है तो 6-7-10 दिन के अंदर वो खबर आ भी जाती है सिस्टम में। ज़रा बताइए आज कौन सा न्यूज़ ढूंढ के लेके आए हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा वेदांता, और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर्स से, यहाँ पता चल रहा है कि ब्लॉक डील हो सकता है अगले हफ्ते। यहाँ पे प्रमोटर लाइकली सेलर रहेंगे, जहाँ पे 2 से 3% अपनी जो स्टेक है उसकी बिकवाली वो कर सकते हैं ब्लॉक डील के ज़रिए। करंटली प्रमोटर्स होल्ड करते हैं लगभग 62% स्टेक कंपनी में, और हाल ही में कंपनी ने 100,000 करोड़ रुपए की जो है बोर्ड में अप्रूवल भी आई। यहाँ पे वो रेज़ करेंगे फंड्स एनसीडीज़ द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए। अगर आप बात करते हैं तो वेदांता ग्रुप इस साल में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ग्रुप्स रहा है। वित्त साल 2025 में अभी तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड भी हुआ है। कुछ अहम ट्रिगर्स भी है इस स्टॉक के लिए। सबसे पहला है कि जो मोनेटाइजेशन है वो अपनी स्टील और रॉ मटेरियल बिजनेस में कर सकते हैं वित्त साल 2025 में फर्स्ट हाफ में। और सबसे बड़ा बात है कि जो डीमर्जर होने वाले उनके 6 आर्म्स पे, उस पे लेके बाजार की जो है ओवरऑल फोकस रहेगी कि रीस्ट्रक्चरिंग होता कैसे और वैल्यू अनलॉकिंग कैसे देखने मिलती है। और कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है, ये सारी डीमर्जर, ये प्रोसेस वित्त साल 2025 में ही कंप्लीट होगा। तो वैल्यू लॉकिंग हो ही रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे डीलर से बातचीत से पता चल रहा है कि प्रमोटर्स 2 से 3% स्टेक ब्लॉक डील के जरिए अगले हफ्ते बेच सकते हैं। ठीक है शरद जी, ध्यान रखेंगे हम। वेदांता के प्रमोटर स्टेक सेल कर सकते हैं। एक्चुअली फंड रेज की खबर भी मार्केट के अंदर चली रही है, और इसका एक तरीका ये भी होता है कि प्रमोटर अपना स्टेक खाली करेगा, फंड को रेज कर लेगा। वो पैसा या तो प्रमोटर के अकाउंट में आएगा, अगर वो कंपनी के सेंड पे होगा तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। कुल मिला के ये खबरें भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़ोर से हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हो आप चाहें तो। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स भी पता करेंगे। बस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। तो बाजार में हम थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं। सुधार की कोशिश थी लेकिन फिर से बाजार नीचे आ गया है। निफ्टी है 100 अंक नीचे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो अब जो गिरावट रह गई है वो रह गई है 150 अंकों के आसपास की। तो लोअर लेवल पर थोड़ी थोड़ी बाइंग जरूर आ गई है। 51,634 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन कुछ शेयर, अच्छा 2 शेयर स्क्रीन पर जरा लेकर आइए। एक है थंगामाइल ज्वेलरी और दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। आज दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है। पिछले कुछ मिनटों में अगर हम बात करें, कल्याण ज्वेलर्स अचानक से ये शेयर चढ़ा है, 6-7% ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। और थंगामाइल ज्वेलर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14-15% के आसपास की तेज़ी है। राजेश जी, इन दोनों स्टॉक्स में ज़रा बताइए, अब क्यों अचानक से चढ़ा है कल्याण ज्वेलर्स, पता नहीं। थंगामाइल में आज इतनी बड़ी तेज़ी क्यों है, पता नहीं। हालांकि बहुत कोई रफ्तार हमने थंगामाइल में देखी भी नहीं है। आज ये वनडे वाला थोड़ा वंडर ज़्यादा दिख रहा है। कोई ट्रेड बन रहा है दोनों शेयरों में?
तो मैं कल्याण ज्वेलर पे कमेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव है। थंगामाइल ज्वेलरी इतना क्लोजली हम ट्रैक नहीं करते, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक ने अब 1560 1570 के ऊपर ब्रेकआउट दिया थंगामाइल ज्वेलरी पे, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये 1570 के ऊपर रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट 1680 1700 की तरफ आते हुए दिखेगा। लेकिन वहीं अगर हम कल्याण ज्वेलर्स को बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने में कामयाब हुआ है स्टॉक, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 8 से 10 वीक का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन थ्रू आउट द वीक देखने को मिली। ऑलमोस्ट 14.5-15% के गेन करंट वीक में आते हुए दिख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स में। यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जिस तरीके का मूव बना है ड्यूरिंग द वीक, फॉलो अप बाइंग एक्शन अगले वीक में भी बनते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 480 से 490 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे बाय करने के लिए करीब 446 के आसपास। 446 का स्टॉप लॉस, 480-90 रुपए के टारगेट। राजेश जी, बीटीएसटी बनता है क्या इसमें? डेफिनेटली कल्याण ज्वेलर्स शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक ही था मेरे लिए बीटीएसटी का। आपने ऑलरेडी उस पर पूछ लिया है, तो बिल्कुल बीटीएसटी ट्रेड भी यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए 3:20 के आसपास समय हो गया है। फटाफट हमारे एक्सपर्ट्स की जो शॉर्टलिस्टेड जो स्टॉक्स हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं खास तौर से आपके लिए, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, वो जान लेते हैं। तो राजेश जी काम करते हैं, आपके जो बचे हुए स्टॉक्स हैं ना लगे हाथ, तो वही बता दीजिए कि क्या बाय करना है या फिर क्या सेल करना है। तो एक सेल का स्टॉक है, उसमें मुझे लगता है आरईसी लिमिटेड यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सेल का स्टॉक रहेगा, फ्यूचर्स में शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉक आज जिस तरीके से क्लोज हो रहा है, ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन में हायर साइड पे एक सप्लाई बना हुआ आरईसी में, तो यहाँ पे फर्दर डाउन साइड आते हुए दिख सकती है मंडे के सेशन में भी। आरईसी लिमिटेड फ्यूचर पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे करीब 515 का, और डाउन साइड में जो टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब 497 495 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। अब लॉन्ग साइड में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अभी अगर हम देखें तो स्टॉक डे हाई की तरफ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 262 265 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 246 का। और तीसरा स्टॉक जो वो भी बाय साइड का है, और उसमें एपीएल अपोलो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो पिछले 5-10 मिनट में देखें तो एक अच्छा शार्प अप मूव बनते हुए दिखा, और स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एपीएल अपोलो में अपसाइड के टारगेट 1720 1740 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 1635 के आसपास। 1720 1740 एपीएल अपोलो के लिए टारगेट। आरईसी शॉर्ट वाला शेयर है 495 का टारगेट, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक 265 रुपए के टारगेट के साथ आपको इसको खरीद के चलना है। तो 3 शेयर, 3 क्या बल्कि कल्याण ज्वेलर्स भी जोड़ लीजिए, 4 शेयर आपको मिल गए। एक उसमें एसटीबीटी वाला है आरईसी, बाकी 3 बीटीएसटी वाले शेयर आपको राजेश जी ने सुझा दिए हैं। अमोल जी, आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपकी नजर गई है? बीटीएसटी करेंगे या फिर एसटीबीटी का भी कोई शेयर है आपके पास? जी, बीटीएसटी ही करना चाहूंगा। अपोलो टायर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। काफी प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मेंटेन रखा है। आई थिंक ये मंडे ओपनिंग अच्छा मिल सकता है। 500 के आसपास चल रहा है। 490 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा डीप है। और पोजिशनली भी अगर ये हम देखते हैं तो ये 515 520 तक जाने के चांसेस है। दूसरा, मैं एक बैंकिंग के साथ जाना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अभी भी टेक्सचर बुलिश है। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है या पुल बैक आता है, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1145 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले दिनों में ये 1200 और 1220 तक जाने के चांसेस यहाँ से दिखते हैं। 1200 और 1220 आईसीआईसीआई बैंक के लिए टारगेट होगा, और अपोलो टायर्स के लिए टारगेट होगा 520 रुपए का। ये 2 शेयर हो गए अमोल जी की तरफ से।
बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा निचले स्तर से हल्की हल्की रिकवरी आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक अब आपको ज़रूर ये हरे निशान में दिख रहा है, हालांकि 0.25% की ही तेज़ी इसमें दिख रही है, लेकिन 400-450 नीचे आ गया था निफ्टी बैंक। अब जो गिरावट रह गई है वो 150 के आसपास की रह गई है। तो वो संभव है बड़े वेटेज वाले शेयरों की बदौलत ही, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया। मितेश जी, आपके शेयर कौन से सर? सिस्टम और मेथड के हिसाब से कहां पर लग रहा है कि दांव सही बैठेगा? सर आवाज नहीं आ रही है। मितेश जी, आपके बीटीएसटी बताइए। ठीक है, मितेश जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा राजेश जी, एक आपसे मैं शेयर पूछता हूं, क्या उसमें बीटीएसटी कर सकते हैं क्या? इंटरग्लोब एविएशन, क्या यहां सौदा ले सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक रिकवरी अच्छी बनी है। हालांकि स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक डोजी कैंडल के बाद आज एक फॉलो अप बाइंग एक्शन बनी है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन तो हैं इस करेक्शन के। जिस तरीके का आज इंट्राडे स्ट्रक्चर बना हुआ, हमें लगता है यहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है बीटीएसटी का। और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 40 टू 80 के आसपास का। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते हैं तो हमें लगता है जो एक रिवर्सल बना है आज के ड्यूरिंग द डे, ये कंटिन्यूटी रह सकती है और यहाँ पे 4360 4380 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू। आज हम पीवीआर आइनॉक्स के शेयर में फ्राइडे वाला फ्लेवर देख रहे हैं। आगे वीकेंड है, चंदू चैंपियन एक मूवी रिलीज भी हुई है, उसको रिस्पांस देखते हैं कैसा निकल के आता है। लेकिन पीवीआर आज देख रहे हैं कि 4% की तेजी है। अमोल जी, क्या बीटीएसटी इसमें करें पीवीआर आइनॉक्स में या फिर अवॉइड करें इसको? आई थिंक कर सकते हैं, एक रेंज से बाहर निकला। इवन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे। अगर डीप्स भी आ रहे हैं तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। अगर कोई बीटीएसटी के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है कि एक 1400 या 1410 के आसपास का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। और आने वाले दिनों में आई थिंक ये 1480 इवन 1500 तक जाने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ठीक है, 1400 या फिर 1410 इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1500 रुपए तक ये जा सकता है। कुछ दिनों का इसको समय देना होगा। अच्छा, मितेश जी तक हमारी आवाज अब पहुंचने लगी है। मितेश जी, आ रही है ना क्लियर बिल्कुल आवाज आपको? या डेफिनेटली सर, एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ ठीक है सर, तो बताइए बीटीएसटी आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, या एसटीबीटी का भी कोई शेयर है वो भी बता दीजिए सर आप। हाँ, नहीं, दो स्टॉक है बीटीएसटी के। पहला है जुबिलिएंट फूडवर्क, बहुत ही लंबी अवधि के बाद ये स्टॉक मोमेंटम में आया है। तो जुबिलिएंट फूडवर्क में बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की सलाह रहेगी बीटीएसटी की 546 के ऊपर। 540 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और बीटीएसटी का टारगेट रहेगा पहला 560, दूसरा 570, दूसरा है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है और बहुत ही लंबी अवधि के बाद ये स्टॉक मोमेंटम में आया है। तो इंडिया मार्ट एट 2654 करंट मंथ का फ्यूचर बीटीएसटी करने की सलाह है, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का। पहला टारगेट 2700, दूसरा टारगेट 2750। एक शेयर मेरे को राजेश सर आपसे ज़रा पता करना है, वो उस लिहाज से पता करना है कि अगर है किसी के पास तो ही है ना, नए वाला के हिसाब से नहीं। सुबह हम ना एसआरएफ को चेक कर रहे थे, ये 2505 भी पार हुआ, 2510 तक भी आया, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पाया। वजह हो सकती है कि आज केमिकल्स के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना सर इस शेयर में? चार्ट के अंदर कोई वैसे नेगेटिविटी हावी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? ये तो सेक्टर के साथ जुड़ गया, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। मंडे अगर सेक्टर चला तो ये भी चल जाएगा। डेफिनेटली। सो देखिए डिम्पी जी, ये केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम बना है। आज जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखा है, पूरे ही सेगमेंट में ही बना है, न कि इंडिविजुअल स्टॉक एसआरएफ में आया है। काफी सारे केमिकल स्टॉक्स में आज हायर साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। हमें लगता है यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर तो बुलिश ही बना हुआ है। जब तक ये 2410 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर और रैली को कंटिन्यू करने का। तो अगले हफ्ते देखना होगा कि वापस से अगर बायर्स का रुझान केमिकल स्पेस की तरफ जाता है
तो वहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक को वापस से बाय किया जा सकता है। और अपसाइड में जैसे ही वापस स्टॉक 2500 के लेवल क्रॉस करेगा तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हो 2600 की तरफ भी बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, ये एक अच्छा पॉइंट आपने हमको बताया। और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि इसमें आप बने रहें जब तक ये 2400 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। कई बार होल्ड होता है, होल्ड के बाद फिर से चलता है। आरसीएफ में भी यही हुआ था, 2 दिन तक वो नहीं चला, उसके बाद 2 दिन तक सर्किट लगाया, ऑलमोस्ट सर्किट था। एक दिन 17%, उसके अगले दिन 20%। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह से फिर शेयर चलते हैं। ठीक है, एक वैसे भी इसका तो बीटा भी बहुत हाई है, यानी कि स्पीड से चलने वाला शेयर है ये। 2 मिनट रह गए हैं मार्केट को बंद होने में। कुछ ज़्यादा ट्रेड में पता करूंगा नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हम निफ्टीज़ को बंद करते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट अगर आप चेक करना चाहते हो तो करीब 250 पॉइंट की है। एक्चुअली में अगर आज मेरे से आप पूछेंगे ना कि बाज़ार में आज आपको क्या ज़्यादा दिखा, तो मैं बोलूँगा कि आज बियर्स का दबदबा थोड़ा ज़्यादा दिखा। मैं 2 वजह से बता सकता हूँ। पहला, आज उन्हें किसी भी शेयर को लीडर नहीं बनने दिया मार्केट के अंदर। ज़्यादातर जो लीडरशिप वाले शेयर्स थे उनको नीचे की तरफ धकेल के रखा। थोड़ा बहुत आईटी निकल के आया, लेकिन आईटी भी वापस गुम हो गया। फिर एडवांस डिक्लाइन की रेशो को सुबह जो कांटे के टक्कर थी, जाते जाते डिक्लाइंस की संख्या बढ़ा दी और एडवांसेस की संख्या को घटा दिया। एक और चीज़ आज जो मार्केट ने दिखाया, अपना दम दिखाया, वो ये दिखाया कि आप बार बार पुल बैक लेके आ रहे हो, लेकिन पुल बैक को वो ऊपर से फेल भी कर रहा है। अगर नीचे से तोड़ नहीं रहा ना सपोर्ट, तो पुल बैक को भी फेल कर रहा है। तो ये भी चीज़ मैं थोड़ा बियर्स के हक में डाल दूंगा। बस एक ही चीज़ की दिक्कत हुई आज, वो ये है कि आज भले बाज़ार टूटा, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। एग्जाम्पल के लिए 51,300 की पुट मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा रखी है, वो अभी भी 10% नीचे है। पुट है 10% नीचे है, जबकि बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है। वो नहीं आया क्योंकि वो एट द मनी नहीं है। क्योंकि एट द मनी पुट अगर आ जाती ना हरे निशान में, तो या फिर और बढ़ जाती, तो हम ये बात कंफर्म हो जाता कि हाँ इस लेवल को भी तोड़ेगा वो, लेकिन वो तोड़ा नहीं। खैर, बाज़ार आज बंद हो रहा है। मार्केट के अंदर अब 2 दिन की छुट्टी रहेगी, सोमवार को फिर से कामकाज होगा। अगर एक्सटेंडेड वीकनेस मार्केट के अंदर आई तो हम 23,300 को भी टेस्ट करेंगे। अगर 23,300 गया, 23,000 को भी टेस्ट करेंगे। और अगर नहीं किया तो रिवर्सल का भी अच्छा साइन हो सकता है। एक जो छोटा मोटा डिप मार्केट के अंदर आ रहा है, और राजेश सर ने एक अच्छी बात बोली थी अभी आज कि डिप आ नहीं रहा, और आ भी रहा है तो तरसा तरसा के आ रहा है, और उसके बाद फिर से चल रहा है मार्केट। आप इस डिप पे इतना ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ मार्केट के अंदर नोटिस हो रही है। 1000 शेयर आज एडवांसेस के अंदर, 1300 साढ़े 1300 शेयर आज डिक्लाइंस के अंदर आपको दिख रहे होंगे। और इसके अलावा कुछ और शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आज इंडाइसिस के तौर पर एक बार आईटी इंडेक्स दिखा दीजिए। आज ऊपर से थोड़ा नीचे आया है वो शेयर, और आज वैसे जो था वो टेलीकॉम वाले शेयर्स थोड़े अच्छे चले हैं, हेल्थ केयर के शेयर चले हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर्स चले हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊं कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो आज चले हैं, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर अभी नोटिस करते हुए देखेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ मीडिया के स्टॉक्स भी चले हैं। तो ये कुछ आज के स्टॉक सेक्टरल मूव है जहाँ पर आज आपने मूवमेंट देखी। अब आते हैं बड़े शेयर्स पे जो निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। भारती एयरटेल, जैसे मैंने कहा टेलीकॉम चला तो उसकी वेटेज आ गई। LTI माइंट्री, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक शेयर थे जिनमें परसेंटेज 1% के आसपास था। स्टील में JSW स्टील ने आज साल का हाई टेस्ट कर दिया, और इसके अलावा आज एक्सिस बैंक ने भी साल का हाई टेस्ट किया, लेकिन ज़्यादा दम नहीं दिखा पाया और थोड़ा रुक भी गया है ये। ठीक, छोटे शेयर्स थे यानी कि टॉप 500 वाले, उसमें सेरा सैनिटरीवेयर काफ़ी चला। मुद्देश्वर सेरामिक्स भी ध्यान रखिएगा, ये कल परसों में आपको एक मोमेंटम दे सकता अगर ये ख़राब नहीं होता है तो। दूसरा जो सर ने कंडीशन बताई मितेश जी ने, इसके अलावा रेलटेल, टीटागढ़, 2 रेलवे के स्टॉक और है। RVNL फिर से आज मार्केट के अंदर है, सब में बढ़त 5% से ज़्यादा की थी। आज जिन शेयर्स ने साल का हाई टेस्ट किया वो था रेमंड, 4% ऊपर भी आया। कल्याण जी ज्वेलर्स 4% ऊपर भी आया, साल का हाई भी टेस्ट किया है इन्होंने। ठीक है जी, तो आज हो गया मार्केट का काम पूरा। अब 2 दिन की छुट्टी आराम, और उसके बाद फिर से वापस से काम। और अगला हफ्ता तो डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। अब तो 2 एक्सपायरियाँ होती है, बुधवार की बैंक की, बृहस्पतिवार को निफ्टी की एक्सपायरी। नितेश जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष भाई थैंक यू वेरी मच, आपका भी आज आपने समय निकाला। अमोल ठावले जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। और राजेश सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी आज आपने फिर से समय निकाला और थोड़ा गाइड भी किया कि 400-300 पे आके किस तरह का ऑप्शंस का ट्रेड खड़ा है। ये आपके बेहद काम का होगा समझना।
मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम आप कल की तैयारी, अगले हफ्ते की तैयारी जैसे आप समझना चाहे वैसे समझ लीजिएगा और इसको आप देखिएगा ज़रूर। नमस्कार।